चार्जेस से रिलेटेड। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है चार्जेस से ही रिलेटेड, लेकिन इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। पहले मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, मालूम है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। Why do we mix a part of metal with the tires of aeroplane? Do you know it? नहीं कोई बात नहीं, बताऊंगा। सेकंड आ जाओ बेटा। तो पहला था why do we mix a part of metal with the tires of aeroplane। दूसरा, ये सब बोर्ड में पूछे गए हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। सेकंड पॉइंट है why do we hear the sound of spark when we remove the polyester shirt after wearing it for the whole day। यदि आप पूरे दिन पॉलिस्टर शर्ट पहनते हो और उसे रिमूव करने की कोशिश करो, चटर पटर की आवाजें आती है। पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया नहीं किया। पॉलिस्टर, सिंथेटिक। तीसरे नंबर पर आता है कि बेटा वी शुड नॉट टच द मेटलिक हैंडल आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द वुलन कारपेट एंड सो ऑन। सो मेनी टॉपिक्स आर देयर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस टॉपिक का नाम है बेटा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या टॉपिक का नाम है बेटा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अब शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले एक सेकेंड, बैठ के बताना पड़ेगा ये बेटा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बोर्ड में 3 मार्क्स का आएगा। What are the properties of charges? 3 marks. पहला पॉइंट, कंजर्वेशन। सेकेंड इज क्वांटाइजेशन। These are 2 main properties of charges। कौन कौन सी बताए बेटा? कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। बाकी और तो आप जानते ही होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। 2 पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, 2 नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, वगैरह वगैरह। लेकिन वो नहीं लिखना है बोर्ड में। तो क्या लिखना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये है बेटा 2 मेन प्रॉपर्टीज। कंजर्वेशन मींस, मैं लिखवाऊंगा, अभी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी नोट्स में है, मैं दे दूंगा। कंजर्वेशन मींस चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कई बच्चे कहते हैं सर झूठे, कैसे? इफ वी टेक अ पेन, रब इट विद हेयर, पेन को हेयर से रब करो, चार्ज आ गया इस पर, इट कैन अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर्स। अभी तो आप कह रहे थे कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और दूसरी तरफ आपने रब किया, इस पे चार्ज आ गया, इट इज क्रिएटेड। नो बेटा, इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज ट्रांसफर्ड। आप एक बात बताओ, मैं अपनी एक पॉकेट से 1000 रुपीज निकाल के, है नहीं अभी वैसे ही कह रहा हूं, 1000 रुपीज निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल लूं, तो क्या यहां मनी का क्रिएशन हुआ या ट्रांसफर हुआ? तो फिर चार्ज का भी यही होता है। जब आप पेन को हेयर से रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांसफरिंग है, ना कि क्रिएशन है। रबर बैलून को ले लो, यदि आप रबर बैलून को हेयर से रब करोगे तो दीवार से स्टिक हो जाता है। अब बच्चे आजकल मोबाइलों में ज्यादा खेलते हैं, रियल गेम तो सब हो गए खत्म। खेला है कभी? ये करा है? हमने भी करा था। रबर बैलून को हेयर से रब करो, दीवार के पास लाओ, स्टिक हो जाता है। तो ये भी चार्ज का क्रिएशन नहीं है, ट्रांसफरिंग है। तो जब आप 2 चीजों को रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण वन बॉडी इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, अदर बॉडी इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यही है ट्रांसफरिंग। लेकिन यहां पर क्रिएशन नहीं हुआ। चार्ज इज नॉट क्रिएटेड, इट इज ट्रांसफर्ड। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन का मतलब चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जितना है उतना ही रहेगा, बस ट्रांसफर होता रहेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो लास्ट बार पूछ करके खत्म करता हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी को। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? चार्ज इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मींस, समझ गए? ये क्रिएट नहीं होता, ये ट्रांसफर हो सकता है।
तो यही प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। दूसरी होती है बेटा क्वांटाइजेशन। तो पहले कंजर्वेशन में लिखिएगा, कंजर्वेशन, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred, charge can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred। यही प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। मेरे बेटा क्वांटाइजेशन पर थोड़ा समझना पड़ेगा 2 मिनट। क्या मतलब है क्वांटाइज्ड और अनक्वांटाइज्ड का? पहले मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में थोड़ा आ भी सकता है, नहीं भी। फिर मैं अपनी प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, फिर बताऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा। ऑल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, क्वांटाइज्ड एंड अनक्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वो है which are given or taken in the form of packets, that is always in whole number, or unquantized bodies are those which can be given or taken in any amount। तो यहां पर बच्चे अभी समझ में आने का मतलब ही नहीं, हमें भी नहीं आया था बचपन में पहली बार में, अब समझाऊंगा। जो चीजें पैकेट में यानी कि होल नंबर में ली जाए या दी जाए वो क्वांटाइज्ड है, और जिसे कितना भी ले लो, कितना भी दे दो, फ्रैक्शन में ले लो, फ्रैक्शन में दे दो, वो अनक्वांटाइज्ड है। अब मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं। वी कैन परचेज, यदि आप किसी शॉप पे जाते हैं, वी कैन परचेज 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, 2 बॉटल्स, 3 बॉटल्स, 4 बॉटल्स, होल नंबर में। आप उससे कहो 1.75 बॉटल्स दे दो, रैपिड मार के भगाएगा, सुबह सुबह आ गया दिमाग खराब करने। ये होल नंबर में ही लिया जाएगा, होल नंबर में ही दिया जाएगा। यही है क्वांटाइज्ड, फ्रैक्शन में नहीं। और एग्जाम्पल लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके तो कोई नहीं। आप कार परचेज करने गए, यू कैन परचेज 1 कार, 2 कार, 3 कार, 5 कार, करोड़पति अरबपति और 100 कार, 200 कार, लेकिन क्या आप 1.196 कार्स लेके आ सकते हो? नहीं। तो यही है क्वांटाइज। जो चीजें, सिंपल बता रहा हूं, जो चीजें होल नंबर में ही आएंगी या जाएंगी वो है क्वांटाइज्ड। अब फ्रैक्शन, पेट्रोल लेने गए, तुम्हारी मर्जी बेटा, 1 लीटर लो या 1.1 लीटर लो, 1.3 लीटर ले लो, 2.19 लीटर ले लो, मतलब आप जितना भी चाहो मांगोगे, वो मना नहीं करेगा, इसके पैकेट्स नहीं है। ये है अनक्वांटाइज्ड। अनक्वांटाइज्ड को क्वांटाइज्ड में इंसान बदल लेते हैं। जैसे मान लो आपके घर में एक ऑयल मिल है, जब तक आपने पैकेट नहीं बनाए, कोई आदमी 1 लीटर ले जाए ऑयल या 1.7 लीटर ले जाए, आप दे दोगे। अब आपने उसके पैकेट्स बना करके मार्केट में बेच दिए। अब जो भी लेगा या देगा होल नंबर में लेगा। घर पे दूध या दूध देने आता है, आपकी मर्जी, आप उससे 5 लीटर लो या 5.3 लीटर लो, कोई मना करता है? वो नहीं, वो अनक्वांटाइज्ड है। और जब अमूल, पराग, बड़ी बड़ी कंपनीज उसी मिल्क को पैकेट्स में बना के मार्केट में बेच देती हैं, अब आप होल नंबर में ही लोगे। आपकी मर्जी, आप 1 पैकेट लो, 2 पैकेट लो या 5 पैकेट लो, लेकिन आप तब 1.6 पैकेट्स नहीं मांग सकते। तो हम इंसान अनक्वांटाइज्ड को क्वांटाइज्ड बना लेते हैं पैकेट बना बना के। लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे चार्ज। चार्ज नेचर ने ही क्वांटाइज्ड बना रखा है। वी कैन ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, वी कैन ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन, वी कैन ट्रांसफर 5 इलेक्ट्रॉन, बट वी कैन नॉट ट्रांसफर 1.3 इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन नॉट ट्रांसफर 1.9 इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स को फ्रैक्शन में तोड़ करके ट्रांसफर किया जा सकता है? तो वो कैसा है, जाएगा या आएगा होल नंबर में? और जो होल नंबर में जाएगा, होल नंबर में आएगा, वो कैसा कहलाएगा? तो ये क्वांटाइज्ड है। तो तुमने सारी बातों का कंक्लूजन क्या सीखा? सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि जो भी क्वांटिटी होल नंबर में ली या दी जाएगी वही क्वांटाइज्ड है। और इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जहां भी जाएंगे या आएंगे, होल नंबर में जाएंगे, होल नंबर में आएंगे, फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। यही कैसे है? क्वांटाइज्ड। जिसको समझ में आ गया है तो रहेगा।
दिक्कत हो हाथ नीचे। अबे नहीं आया समझ में? आ गया बेटा, आपने हाथ नहीं उठाया था, समझ में आ गया? ओके, दिक्कत हो तो अब बेटा आप भी हाथ उठा दिया करिए। तो ये फिलहाल मैंने क्वांटाइज्ड भी बता दिया। इसमें एक लाइन लिख लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन तो लिख चुके हैं, अब अगला पॉइंट है क्वांटाइजेशन। इसमें लिखिए चार्ज इज गिवन और टेकन, चार्ज इज गिवन और टेकन in the form of packets. Charge is given or taken in the form of packets. Smallest transferable charge, smallest transferable charge is the charge of electron. शीट किस पे नहीं है? कल जो एब्सेंट थे अंश, लो बेटा आप लो। हाँ बेटा, वंशिका लो बेटा, आप लोगों पे ये लो, आप पर है बेटा, आप लोगों पर, ठीक है। चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? तो स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो लेट हो गया बेटा परेशान मत होना, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, आज के लिए रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आगे से कंटिन्यू करिए। कल जो एब्सेंट थे उन्होंने देख लिया था लाइव बेटा, अंश आपने लाइव देख लिया था। और कौन था कल एब्सेंट बेटा? हेलो, कल आप एब्सेंट थे, आपने वीडियो देखा था क्या? मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कल की रिकॉर्डिंग, मैं हर लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, वो आपको मिल जाएगा, एक बार उसे देख लेना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्लास में डेली आना है, ऑफलाइन का मजा अलग है। तो ये आ गया, दिखाना बेटा क्या लिखा था, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, चार्ज इज गिवन और टेकन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब यहां पर एक बात आती है, इधर सुनो, अब आवाजें बंद करना। हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो Q कैन बी 1E, 1E का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। 2 electrons can be transferred, Q is equal to 2E. 3 electrons are transferred, तो Q is equal to 3. N electrons are transferred, तो Q is equal to Ne. प्लस माइनस, अब आप कहेंगे भी ये प्लस माइनस क्यों? बेटा चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, इलेक्ट्रॉन आ गए तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव। तो Q का फॉर्मूला, ये कंजर्व वो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो अभी बताऊंगा। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, तो इसी के साथ लिख लो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, वेयर एन इज होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, एन इज होल नंबर। अब यहां से आगे बढ़ती है कहानी। मेरे बेटा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट ईयर जरूर आप लोगों से जिक्र करा होगा, लेकिन जो लास्ट ईयर नहीं था उसे बताना जरूरी है। पढ़ने का सही तरीका क्या है, बस 1 मिनट लगेगा। मेरे बेटा जो पिछले साल था उसे याद आ जाएगा कि एक आदमी है बेंगलोर में, वो एक बहुत बड़े बैल को कंधे पे रख के जीने पे चढ़ जाता है। जो थे, कोई बात नहीं, एक बार सुन लो, उसका पढ़ाई से बहुत रिलेशन है इसलिए बताऊंगा। गिनीज रिकॉर्ड है, बैल को पकड़ता है, 2 पैर आगे 2 पैर पीछे, बैल जानते हो गाय के पप्पा, कंधे पे रख के जीने पे चढ़ जाता है। अब भाई चैनल वाले आए उसके पास, उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कर लेते हो? कह रहा वेरी सिंपल, जब ये आज से 7-8 साल पहले पैदा हुआ, छोटा सा बछड़ा था, बहुत ठंड हो रही थी, तो मेरी माँ ने कहा कि इसे छत पे धूप में ले जा। छोटा सा हल्का सा बछड़ा था, मैंने 2 पैर इधर से पकड़े, 2 इधर, कंधे पे डाल के ऊपर ले गया और मैंने छत पे इसे धूप में लिटा दिया। शाम को ले आया, इसे बड़ा मजा आया। अगले दिन फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने सोचा कल और आज में 10-20 ग्राम ही तो वजन बढ़ा होगा, कंधे पे डाला, ऊपर ले गया, फिर छोड़ के आ गया। तीसरे दिन फिर मैंने यही किया, मैंने सोचा कल और आज में 10-20 ग्राम ही तो वजन बढ़ा होगा, मैंने दोनों पैर इधर से पकड़े, 2 इधर से, कंधे पे ले गया, ला करके छोड़ दिया। अब धीरे धीरे इसे भी मजा आने लगा जान ऊपर धूप में बैठने में।
मेरे को देखते ही पैर जोड़ के लेट जाए, ये तो लेकर के तो जाएगा। और मुझे ये रहता था कि कल और आज में 10-20 ग्राम ही तो वजन बढ़ा होगा। ये सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कभी ये इतना भारी हो गया। मैं तो हर रोज पिछले दिन से कंपेयर कर रहा था। एक दिन में किसी का वजन तो बढ़ता नहीं। कह रहा मैं हर रोज पिछले दिन से कंपेयर कर रहा था, और ये इसे मैं ले जाता हूं, ये ऊपर ले चला जाता है, और अब ये इतना बड़ा बैल हो गया, एक तो ये हिलता डुलता नहीं, मुझे देख करके तरीके से एडजस्ट होता है, और मैं ले जाता हूं। अब इस चीज का पढ़ाई से क्या रिलेशन है? एक बात बताओ, यदि वो सीधे बड़े बैल को कंधे पे डाल के ले जाता तो क्या पॉसिबल था वो जा पाता? उसने हर रोज 10-20 ग्राम बढ़ने का इंतजार किया, तब वो आज की डेट में इतने बड़े बैल को ऊपर ले जा पाया। यही पढ़ाई में बच्चे गलती करते हैं। न्यूमेरिकल्स में भी बछड़े भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और बैल भी होते हैं। यानी कुछ आसान होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ अबव एवरेज, कुछ बहुत डिफिकल्ट, कुछ कंपटीशन के। बच्चे क्या करते हैं, सीधे बड़े बैल को उठाने की कोशिश करते हैं, जो अपने को ओवर इंटेलिजेंट समझते हैं। सीधे के पहला क्वेश्चन ही उठाएंगे, जेई एडवांस, नीट का भी नहीं, उससे भी ऊपर कुछ मिल जाए। बुक शुरुआत में पहले दिन जाकर के कहेंगे, डू यू हैव एचसी वर्मा? अब प्रभु जी पहले एनसीईआरटी ये वो सारी चीजें देख लो, बछड़े को उठा लो, पहले बैल पर मत जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद जब घर आकर के करते हैं, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरे के बाद कहते मेरे बस की नहीं है, हथियार डाल दिए। गलती कहां है? गलती तुम्हारे पढ़ने के तरीके में रही। तुम्हें पहले सबसे इजी उठाना चाहिए था बछड़ा, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट उठाते, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, कब वो इतना टिपिकल हो जाता तुम्हें पता ही नहीं चलता। मैंने अपने नोट्स इसी तरह से, अपने न्यूमेरिकल इसी तरह से डिजाइन करे हैं। तभी कल मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि जो टॉपिक आपके थर्ड चैप्टर में हो वो थर्ड में ही आए, हो सकता है मेरे फर्स्ट में आ जाए, और या मेरे थर्ड में हो वो सकता है आपकी बुक में फर्स्ट में हो। हाँ, वंस द चैप्टर इज ओवर तो ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड। लेकिन मैंने इजी वाले पहले और टफ वाले बाद में रखे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में भी कई बार ऐसा लगेगा पहला न्यूमेरिकल में बहुत आसान, लेकिन जब आखिरी तक जाओगे, अच्छा बैल आ गए अब। तो यही चीज आप बेटा सब सब्जेक्ट में फॉलो करना, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यही चीज फॉलो करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप अपने तरीके से करोगे कि नहीं जी सीधे जाकर के ये उठा वो उठा, ये बुक कर वो बुक कर, तो बेटा आप बेकार है। हमारी पहली शीट बिल्कुल सिंपल है। आप बताओ, चार्जेस, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। कुछ बच्चे ना एक और गलती करते हैं अभी शुरुआती दौर में, मैं तुम्हें वो पॉइंट्स भी बताऊंगा जो तुम्हें गलतियां नहीं करनी है। 33 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, शायद आपकी उम्र भी नहीं होगी इतनी, पढ़ाते हुए इतने हो गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं तो तो पढ़ाते हुए इतनी एज हो गई, तो जो एक्सपीरियंस से हमने सीखा है वो आपको कन्वे करेंगे, तो उसी का ही तो बेनिफिट है। तो हमने जो देखा है वही मैं बता रहा हूं। पहली चीज, जब भी पढ़ाई करो इजी थ्योरी पर बहुत फोकस करो, क्योंकि थ्योरी और डेरिवेशन कई बच्चे छोड़ देते हैं कि अरे इसमें से तो एक ही डेरिवेशन आएगा। अरे भाई साहब, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल भी नहीं होने के। हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। शुरू में हम पढ़ाई भी स्लो रखते हैं, इतनी फास्ट नहीं रखते। शुरू में ऐसे फर्स्ट गाड़ी में फर्स्ट गियर लगाओ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तब बढ़िया चलती है। सीधे फिफ्थ गियर लगा करके रेस दोगे, ब्रेक ब्रेक तोड़ दोगे या गियर बॉक्स तोड़ दोगे। तो आराम से बढ़ाएंगे। अभी जल्दी किस बात की है? छुट्टी कोई नहीं करनी, बस जब तक बिल्कुल बहुत बड़ी बात ना हो जाए। देख, आंधी तूफान बारिश और अर्थक्वेक तक से मैं नहीं है, लेना गड़बड़ हो गई, ढूंढने निकल लेना, मैं बता रहा हूं पक्का। नहीं तो मैं जरूर आऊंगा। और आप लोग यदि नहीं आ पाए, कई बार बहुत तेज बारिश है, कोई बात नहीं, घर पे मेरे से जूम आईडी पासवर्ड ले लेना, घर पे देखना, लाइव जरूर जाएगा। समझ गए? तो मेरे बेटा हमारे कंजर्वेशन हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया, ये भी बता दिया न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। अब जैसे बोर्ड में आया हुआ ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन दिया, अ बॉडी गेट्स +2 कूलम चार्ज,
हाउ मच विल बी द चेंज इन इट्स मास। 3 नंबर का है और मैं कहता हूं 3 नंबर फ्री के है। एक बॉडी को 2 कूलम, डिजिट में भी डिफरेंट हो सकता है। डिजिट जब एग्जाम में आई हो 2 की बजाय 10 कूलम आई हो या 3 कूलम आई हो। डिजिट में नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं चार्ज दे दिया, मास में चेंज पूछ रहे हैं। तो कल मैंने एक बात बोली थी, पहले ये बताओगे व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको पता भी होगा और याद भी रखना 1.6 इंटू कूलम। और व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और बताने में बेटा आलस मत किया कर, पता है जब तुम 4 बार बोलते हो तो वो याद हो जाता है। कभी तुमने देखा हो बचपन में बच्चों को वो टेबल्स याद कराई जाती थी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब वो बार बार बुलवाते क्यों थे, वो दिमाग में सेट हो जाती है। तो मैं इसीलिए पूछता हूं। अच्छा तो एक बार बताओ बेटा, तुम ये मत सोचना क्यों पूछ रहे हैं, लिख तो दिया। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोर्ड पर देखे बगैर बताओ, बड़ा सिंपल सा पूछ रहा हूं। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सुन रहे हो, क्योंकि कई बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, अब तो मास आएगा। अब मैंने आपसे कहा एक पेन है या कोई बॉडी है, उस बॉडी पर 2 कूलम चार्ज आ गया, तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स मास। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, इस तरह के शीट में मिल जाएंगे, मेरी शीट में सॉल्ड एग्जांपल भी दिए हुए हैं। कितना चार्ज, कितना मास चेंज हो गया। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इट हैज टेकन इलेक्ट्रॉन्स या लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। यदि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ऑब्वियसली अपना मास भी लेकर के गए होंगे, चेंज तो हुआ है। तो मेरा वर्क स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है, हमेशा न्यूमेरिकल से पहले एक प्लान, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं पहले पता लगाऊंगा कितने इलेक्ट्रॉन गए और फिर पता लगाऊंगा उतने इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, तो पता चल जाएगा कितना मास गया। पहले क्या पता लगाना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, वो निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एनी। मैंने बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज है 1e, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज है 2e, 3 इलेक्ट्रॉन्स गए तो चार्ज है 3, और n गए तो ne। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। गेन होंगे तो माइनस लगा दूंगा, लॉस है तो प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए मैंने प्लस लिखा नहीं है। अब आगे Q की वैल्यू है 2 कूलम, n पता नहीं कितने गए, E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो n आ जाएगा 2/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसकी यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट नहीं होती, चार्ज की यूनिट होती है, मास की होती है, नंबर की क्या यूनिट। अब बेटा मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप n निकाल लेना। अब निकालना है हाउ मच इज द चेंज इन मास। एक इलेक्ट्रॉन जाता तो कितना मास लॉस होता, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन जाते तो 4 जाते तो 5 जाते तो, टेबल तो बहुत लंबी आती है लेकिन n जाते तो बस n यहां लिख देना। n की वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं करी, मैं यहां से ऐसे ही लिख रहा हूं, 2/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यही कैलकुलेट करके आंसर मिल जाएगा कि ये है हमारा मास, चेंज इन मास। बहुत मुश्किल था। पहले Q इज इक्वल टू एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जो गए आए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते ही मास निकाल लिया, मास निकाल लिया। बेटा आवाज आप लोगों को बहुत लाउड तो नहीं आ रही जूम पर? नो सर। है बेटा? नो सर। ठीक है, साफ समझ में आ रही है, ऑडिबल है? यस सर। ठीक। अच्छा बेटा इसे फटाफट नोट कर लो, क्वेश्चन लिख लो पहले, जब करवाई दिया है। अ बॉडी गेट्स, पहले न्यूमेरिकल है 2 लाइन का। अ बॉडी गेट्स
2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, find change in its mass, find change in its mass. अब इसे नोट कर डालो, कुछ मेरे बताने का नहीं है, इतने में रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं। मेरे बेटा बोर्ड में इस वाली शीट से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक 3-4 क्वेश्चन है, समझ में आ जाएंगे, थ्योरेटिकल है, नो डेरिवेशन एट ऑल। बोर्ड में पूछे जाने वाले पहले मैं 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तब लिख पाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू वी मिक्स अ पार्ट ऑफ मेटल विद द टायर्स ऑफ एरोप्लेन? एरोप्लेन के टायर में हमेशा मेटल मिलाया जाता है, क्यों? अभी पढ़ाएंगे। बोर्ड में 3 मार्क्स। दूसरा, why do we hear the sound of spark when we remove the polyester shirt after wearing it for the whole day? जब आप पॉलिस्टर शर्ट, आजकल कपड़ा वो ज्यादा पॉपुलर है नहीं पॉलिएस्टर, आजकल कॉटन की तरफ लोग आ चुके हैं, तो जब हम पहनते थे और रिमूव करते थे तो उसमें चटर पटर की आवाजें आती थी और बहुत अंधेरा हो तो चिंगारी भी चमकती थी। तीसरा, व्हाट इज लाइटनिंग, उसके ऊपर बात करेंगे। Why do we provide a metallic chain behind the trucks carrying highly inflammable liquid? जो ट्रक पेट्रोल, डीजल, गैस का मतलब इन्फ्लेमेबल ले जाते हैं, उनमें मेटलिक चेन होती है जो अर्थ में टच रहती है। इन सब बातों को समझाने के बाद एक लाइन का आंसर आएगा, these all phenomena are based on frictional electricity. ये सब फिनोमेना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, और मैं पहले ही बता रहा हूं, इस शीट से यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 99% चांस है सेट नंबर 1 से जो आएगा वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होगा। उन पर बहुत रेयर आते हैं, जो मैंने अभी न्यूमेरिकल बताया, ये बताता रहता हूं, बाइफरकेट होता रहना चाहिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम है, ये ऐसा है। तो मेरे बेटा हमारा अगला पॉइंट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब पहले, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्डअप करेंगे पहले इस टॉपिक को। आदत है मेरी कि पहले कुछ देर उसके बारे में बात करी जाए, फिर आगे बढ़ाया जाए। नंबर 1, मेरे को एक बात का जवाब दो, 2 पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट? प्लस अट्रैक्ट्स माइनस, राइट? 2 नेगेटिव चार्जेस, अच्छा, a charged body can attract uncharged body, right or wrong? कौन कौन बिल्कुल श्योर है आंसर के बारे में, चाहे यस या नो जो भी है, श्योर है फर्म? क्या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है? जो श्योर है वो बता दो, यस के फेवर में कोई? कर सकती हैं, 1 2 3 4। अनचार्ज मतलब नहीं कर सकती, उसके फेवर में 1 2 3 4 5। ठीक, मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दोगे, आपको खुद मिल जाएगा। मैंने पेन को हेयर से रब किया, ये चार्ज हो गया, इसने पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, क्या पेपर पे अपोजिट चार्ज था? मैंने रबर बैलून को हेयर से रब किया, ठीक, बैलून चार्ज, दीवार पे लगा दिया, ये चिपक गया, क्या दीवार पे चार्ज था? मेरे बेटा ये ऐसा हुआ फ्रिक्शन, इसमें पोलराइजेशन के कारण। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इट मे बी पॉसिबल कि आज पूरा कंप्लीट ना हो पाए, 1-2 पॉइंट हो जाए, 1-2 रह जाए। मेरे बेटा पहली बात तो ये तो आप जानते हो कि मैंने पेन को हेयर से रब किया तो चार्ज क्यों आ गया? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, एक बॉडी ने खो दिए, एक ने पा लिए, एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। पुराने जमाने में 2 तरह के चार्ज बताए जाते थे, रेजिनस और विट्रस, जिन्हें देखो बहुत पुरानी बात है, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले की, हमारे साइंटिस्ट ने देखा कि कई बार ऐसा हो, उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, मेरे बेटा ये याद रखो, ना प्रोटॉन पता था, वो नहीं जानते थे ये क्या है, बस उन्हें ये पता था 2 चीजों को रब करो तो वो कई बार अट्रैक्ट करने लगती हैं। जैसे एबोनाइट रॉड को उन्होंने कैट स्किन पे रब करके देखा तो दोनों अट्रैक्ट करने लगी। हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे।
उन्हें तो नहीं पता, जिसे यही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज है दुनिया में, उन्हें बस ये पता था कुछ तो हुआ है, अट्रैक्ट कर रहे हैं ये। उन्होंने इन्हें कहा चार्ज बॉडीज। उन्होंने कहा जो चीजें एक दूसरे, उस समय वो अट्रैक्ट को ही चार्ज मानते थे कि दो चीजों को रब किया वो अट्रैक्ट करने लगी, ये चार्ज बॉडीज हैं। दे डिवाइडेड चार्ज बॉडीज इन टू कैटेगरीज, रेजिनस एंड विट्रस। दे डिवाइडेड चार्ज बॉडीज इन टू कैटेगरीज, रेजिनस और विट्रस। बाद में उन्होंने देखा प्रैक्टिकल से, two resinous bodies repel each other, two vitreous bodies repel each other and resinous attracts vitreous। आप अब तक समझ गए होंगे, जिसे हम निगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं उसे वो रेजिनस और विट्रस बोलते थे। रेजिनस बॉडीज का मतलब है निगेटिवली चार्ज बॉडीज। फ्यूचर में आज हम जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है तो हम जानते हैं रेजिनस का मतलब और कुछ नहीं, निगेटिवली चार्ज बॉडीज, और विट्रस का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। तो मैं ये समझा रहा था कि ये ऐसा होता क्यों है कि अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर लेती है। मेरे पास ये पेन है, मैंने हेयर से रब किया और इस पर चार्ज आ गया। ये पेपर है, पेपर भी बना तो एटम से है, एटम के न्यूक्लियस, एटम के इलेक्ट्रॉन्स, ये सब पेपर है, अभी नॉर्मल पेपर है, अनचार्ज। जितने न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज उतना बाहर नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा है। अब हुआ क्या, जब आप चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाए तो एक गड़बड़ हुई, उस गड़बड़ को नाम दिया गया पोलराइजेशन। पता है क्या हुआ, मुझे बताओ, इस ऊपर वाली बॉडी चार्ज है या अनचार्ज? जो लगे वो बोलो। नीचे वाला, उसमें प्लस भी है माइनस भी है, इक्वल है, तो वो अनचार्ज। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इनके न्यूक्लियस को रिपेल तो करेगा, और इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को, तो ये डी शेप हो जाते हैं। डी शेप होकर के न्यूक्लियस नीचे पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन ऊपर। टूटा नहीं एटम, शेप खराब हो गई। ये वाला भी, ये वाला भी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, हर एटम पोलराइज हो गया। अब बताओ, पोलराइज होने के बाद इस ऊपर वाले सरफेस पर किसका कलेक्शन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज का या पॉजिटिव का? और नीचे वाले सरफेस पर टोटल चार्ज ऑन द पेपर इज स्टिल जीरो। जितना ऊपर नेगेटिव है वो भी पेपर पे है, जो पॉजिटिव है वो भी पेपर पे है, तो टोटल चार्ज ऑन द पेपर इज स्टिल। लेकिन इस प्लस के ठीक सामने माइनस आ गया, ये अट्रैक्ट कर लेता है। कई बच्चे कहते हैं जो ज्यादा होशियार होते हैं कि सर ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक, लेकिन ये प्लस इस प्लस को रिपेल भी तो करेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप जानते हो, शायद आपने पढ़ा हो कि दिस काइंड ऑफ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब आपने ग्रेविटी में पढ़ा था, दो मास पास पास हैं तो उतना ही फोर्स लगाएंगे, जब दूर दूर है तब भी उतना ही लगाएंगे। ग्रेविटेशन के मैं पूछ रहा हूं, वैसे ही क्या दो मास नजदीक होने पे भी उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना दूर होने पे? चार्ज की बताओ, क्या दो चार्ज पास होने पर भी उतना ही फोर्स पैदा करते हैं जितना दूर होने पे? कब ज्यादा फोर्स लगता है, कब कम लगता है? तो ये प्लस और ये माइनस की सेपरेशन, ये प्लस और ये प्लस की सेपरेशन बराबर लग रही है क्या? तो जब ये सेपरेशन इक्वल नहीं है, मेरे बेटा देख, सीरियसली सुनना, मैं आप लोगों को कसम दे रहा हूं, नहीं समझ में आया हाथ उठा लो, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन यहां समझ के जाना है। चाहे 10 टॉपिक की बजाय 2 करो, पक्के करके जाओ कि अब जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। सबसे कह रहा हूं मैं, घास नहीं काटनी है। बोर्ड क्लास है, रिजल्ट बना के देना है, कंपटीशन साथ में निकालवा दूंगा यदि आपके अंदर बिल्कुल बढ़िया विल पावर है, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या प्लस और माइनस का अट्रैक्शन, प्लस और प्लस का रिपल्जन इक्वल हो सकते हैं इस समय? चलो एक लाइन में बता दो, क्या बिगर होगा, अट्रैक्शन या रिपल्जन? या रिपल्जन? क्यों ग्रेटर होगा बेटा अट्रैक्शन? सेपरेशन इज स्मॉल। बेटा आपने नहीं बताया, सेपरेशन कम है ज्यादा है, तो इसलिए फोर्स
अरे बोल दे बेटिया, देख हंसने को तो जिंदगी पड़ी है, सेपरेशन कम है ज्यादा है? पीछे पूछ रहा हूँ बिटिया से, कम है तो फोर्स बड़ा है, तो अट्रैक्शन बड़ा है, रिपल्जन छोटा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्जन कम है, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर। यानी कि ये तो पक्का हो गया कि अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडीज जो होती हैं वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। इसी तरीके से कई बार बच्चों से पूछो कि ये जो बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, ये क्या होता है? बिजली चमकती क्यों है और हर समय क्यों नहीं चमकती? ये अभी कल भी कंटिन्यू रहेगा टॉपिक। अभी पहले आज का निपटा दूं, लाइटनिंग क्या है। बिजली आज कल से बहुत परेशान कर रही है, समझ में ही नहीं आ रहा, सुबह ठंड हो रही है, दोपहर में गर्मी है, रात को बरसात हो रही है, बस दिक्कत ही नहीं समझ में आ रही कि मौसम कौन सा मान के चले। मैं सुबह जिम में गया, अच्छा खासा अपना ठंड के हिसाब से पहन के गया, लौट के बारिश में भीग गया, गाड़ी लेने गया था। तो ये सारी कहानी है। खैर अपने मुद्दे पर वापस आ रहा हूं मैं। हमारे को लाइटनिंग के बारे में जानना है। आजकल बिजली बहुत चमक रही है, तो वो टॉपिक पहले बता रहा हूं, पॉलिस्टर शर्ट और इन सब का कल बताऊंगा अभी आगे। ऐसा होता है बेटा, दो चीजें रब होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यदि मैं कहता हूं पेन पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इसका मतलब मैंने पेन को किसी चीज से रगड़ दिया जिससे इलेक्ट्रॉन आ गए या चले गए। इलेक्ट्रॉन आना भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रॉन जाना भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। बस रगड़ने से, रब होने से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो पता चल गई कि दो चीजों। अच्छा ये बताओ, एक सॉकेट है 3 पिन, मैंने अपने फिंगर को हेयर से रब किया, इस पे चार्ज आ गया, ये तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। मैंने अपनी फिंगर इस सॉकेट में डाल के स्विच ऑन कर दिया, इस पे चार्ज आ गया, मजा सा आ गया जिंदगी का। क्या ये भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां रबिंग नहीं हुई। जहां रबिंग से चार्ज आएगा तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, रगड़ने से, और नहीं तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब क्लाउड्स के साथ क्या होता है, क्लाउड्स पे भी चार्ज होता है, बहुत तगड़ा चार्ज होता है। जब ये क्लाउड्स बनते हैं ओशियन पर, ओशियन पर, ये तो थोड़ा बहुत तो पास पूछ तो हुए ही हो सब ऑब्वियसली छोटी क्लासेस में, कोई थोड़े नन्नू नंबर से, कोई बढ़िया नंबर से, आते आते पहुंच तो गई अपनी जगह पे, टारगेट पे। तो ओशियन पे जब क्लाउड बनता है तो वो ऑलमोस्ट चार्ज होता है। फिर ये क्लाउड्स बहते 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 मूव करते हुए हमारे लैंड के ऊपर आ जाते हैं, और मूव करते करते मोटोरोला वन विजन एंटर द वेटिंग रूम। कर लूं फिर मैं बता दूं भाइयों, जो भी यहां ज्वाइन कर रहे हैं अपने रियल नेम से ज्वाइन करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, लेकिन मैं कल से आगे से उन्हीं को एंट्री दूंगा जिनका रियल नेम मुझे पढ़ने में आएगा। अब बताइए, मोटरोला वन एंटर हुए हैं, मैंने, सॉरी यदि मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन आज आप लोग बैठ लीजिए, कल से रियल नेम वालों को ही एंट्री दूंगा। हाँ भाई, आप लोग अपने पॉइंट पर आ रहे थे, मुझे बताओ, जिस समय क्लाउड की फॉर्मेशन होती है वो ऑलमोस्ट कैसा है? अनचार्ज। फिर वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल के हमारे पास तक आता है। भाई ये बता, हम ओशियन के बिल्कुल नजदीक तो है नहीं, चाहे इंडियन ओशियन हो, बे ऑफ बंगाल हो, या कोई भी हो, अरेबिक सी हो, ये यहां से क्लाउड को आने में बहुत टाइम और डिस्टेंस लगती है। जब ये क्लाउड हमारी तक आता है तो इसकी एयर से रबिंग होती है, जिससे इस पर चार्ज आ जाता है। किसी क्लाउड पर ज्यादा चार्ज होता है, किसी पर कम। क्यों बेटा? उनकी फॉर्मेशन की जगह पर। अब जैसे सपोज हमारा मेरठ यहां है, कोई क्लाउड यहां से बन के आ गया, कोई क्लाउड यहां से बन के हवा के साथ साथ आ गया, क्या ये बराबर समय तक एयर में मूव करके आए? कोई ज्यादा समय तक एयर से रबिंग कर रहा है, कोई कम टाइम तक एयर से रबिंग कर रहा है, किसी में ज्यादा चार्ज है, किसी में कम चार्ज है, और कुछ ऐसे होते हैं ऑलमोस्ट अनचार्ज ही होते हैं। बस यहीं से खेल शुरू। मान लो बेटा, एक क्लाउड पर बहुत हाई चार्ज है, दूसरे क्लाउड पर बहुत कम चार्ज है, ये नजदीक आ जाएं
तो बिजली चमक सकती है। स्पार्किंग, ये भी स्पार्किंग है। कभी आपने देखा हो कि बैटरी के प्लस को माइनस को आपस में रगड़ दो किसी भी तरीके से तो चिंगारियां आने लगती हैं, इसे बोलते हैं स्पार्किंग। तो कई बच्चे कहते हैं कि ये स्पार्किंग है क्या? स्पार्किंग मींस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द एयर। जब हवा में से इलेक्ट्रॉन्स कूदने लगे वही स्पार्किंग है। इस वायर में स्पार्किंग नहीं हो रही क्योंकि स्विच ऑफ है। नहीं, ऑन भी कर दूं तो इसमें नहीं हो रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन वायर में चल रहे हैं, एयर में से जंप नहीं कर रहे। लेकिन यदि किसी वायर, जैसे इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है और थोड़ा सा गैप आ गया, लूजिंग आ गई, हमेशा स्पार्किंग वही होती है जहां लूजिंग होती है। गैप आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स हवा में से जंप कर गए, और यदि इलेक्ट्रॉन्स एयर में से जंप कर गए तो ये स्पार्किंग है। क्या है ये? स्पार्किंग किसे कहते हैं? जब बॉडी मटेरियल में से होके जाए या एयर में से जंप कर जाए। अब यहां क्लाउड्स की बात कर रहे थे हम लोग। एक क्लाउड पर बहुत ज्यादा चार्ज है, दूसरा क्लाउड लेस चार्ज है या अनचार्ज है। ये नजदीक आ गए, टच नहीं हुए, नजदीक आ गए, तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन बताया था अभी। ये हैवी चार्ज, इसके भाई ये भी एटम से बना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी निगेटिव चार्ज है। तो मुझे बता, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? ये कैसा चार्ज है? इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, निगेटिव भी होगा तो ये प्लस इसके अंदर मौजूद निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन। स्टेप नंबर 1 पोलराइज हो गया। हो गया। यदि इस पर बहुत ही ज्यादा चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ताकत से खींचेगा कि वो एयर में से जंप कर जाएंगे। अब यदि एयर में से जंप करेंगे तो क्या बनेगा? स्पार्क। और ये स्पार्क इतना तगड़ा चमकता है कि हम इसे लाइटनिंग बोलते हैं। है स्पार्क ही। क्या है ये? लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं? ये मामूली सा नहीं होता, ये लाखों एम्पियर्स तक का हो सकता है। लेकिन ये होता तभी है जब एक पर बहुत ज्यादा चार्ज हो, एक पे बहुत कम। ऐसे नहीं होता कि बराबर का चार्ज है स्पार्क हो गया। देख बाहर जाकर के देख, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, उन पे चार्ज भी होगा ही, लेकिन बिजली तो नहीं चमक रही क्योंकि उन पे ऑलमोस्ट इक्वल चार्ज है। ऐसा नहीं कि एक पे बहुत ज्यादा है, एक पे बहुत कम। लाइटनिंग तभी होगी जब चार्ज में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता। जब कभी चार्ज में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो लाइटनिंग हो जाती है, और जब नहीं होता तो नहीं होती। आंधी तूफानों में बिजली बहुत चमकती है क्योंकि आंधी तूफानों में हवाएं बड़ी तेज घूमने लगती हैं और उस समय बादलों की एयर से रबिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ क्लाउड में हैवी चार्ज आ जाता है। और यदि कुछ क्लाउड्स में हैवी चार्ज आ गया और कुछ दूर वाले चार्ज क्लाउड अनचार्ज रह गए या लेस चार्ज रह गए तो स्पार्किंग होगी, यानी कि लाइटनिंग होगी। नहीं समझ में आ गया? ये है लाइटनिंग। अब फिर बच्चे पूछते हैं सर बिजली गिरती कैसे है? मेरे बेटा, हमारे क्लाउड्स पर मान लो हैवी चार्ज है और ये हमारी अर्थ है जहां हुआ हमारा बर्थ है। कहीं माउंटेन है, कहीं हिल है, कहीं मकान है, कहीं दुकान है, कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है। ये है अर्थ, जहां हुआ हमारा बर्थ। ये तो शेर सा हो गया, है गीदड़ी। तो खैर यहां पर अब पोलराइजेशन होगा। ये क्लाउड बहुत ज्यादा चार्ज है तो हमारी अर्थ तो क्या है? अर्थ में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच लेगा। अट्रैक्शन। अर्थ इज द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देख, समझने वालों को कईयों को दिमाग में पिक्चर आ चुकी।
मुझे बताया इसने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच लिया, और यदि चार्ज बहुत ज्यादा है तो वो इतना ताकत से खींचेगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके ऊपर चले जाएंगे। स्पार्क बन गया। इसी को हिंदी में कहते हैं बिजली गिरना। असलियत में इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो कई बच्चे कहेंगे बिजली उड़ गई बोलना चाहिए, हम गिर गई क्यों बोलते हैं? बेटा जिसने 9-10 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। मुझे नहीं पता कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, सुना हुआ है? मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो करंट गिर ही रही है। हम लोग पढ़े लिखे हैं इतना, नहीं तो यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग यही कहा करते बिजली उड़ गई। खैर यहां तो कॉलोनियों की बिजली उड़ जाती है जब बादल बादल ज्यादा चमक जाए। तो ये हो गया हमारा। लेकिन क्या हर मकान पे बिजली गिरने की चांसेस हैं बराबर? तो जवाब है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। पहले बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्लाउड फोर्स लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगा रहा है। तुम्हें मैंने बताया जब डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्या इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है? किस पे ज्यादा लगेगा? तो ऊंची वाली बिल्डिंग पर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बाकी अभी कल मैं कोरोना डिस्चार्ज, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स वगैरह सब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने देखा जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वहां बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा है। तभी जिनका, यदि आपका घर कॉलोनी में सबसे ऊंचा नहीं है तो खुश रहो, बिजली कभी नहीं गिरेगी। वहां लाइटनिंग रॉड लगाई जाती है, मैं वहीं आ रहा हूं। यदि आपने सुना हो जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं उसका लगभग 1/3 से 1/4 पोर्शन ऊपर नुकीला और मेटेलिक होता है, रहता नहीं कोई। सब जगह है बेटा, मैं वही बता रहा हूं। मरना थोड़ी है वो, सुसाइड करने को थोड़ी बैठे हुए हैं। सुसाइड नहीं करना, उसका तरीका बताऊंगा। फिलहाल यदि एक भी मकान आपकी कॉलोनी में, होता क्या है इंडिया में तो खासतौर से उल्टा होता है, किसी कॉलोनी में नई जगह खरीद के मकान बनाना है, अच्छा उनका ऊंचा है भाई, उससे 3 इंच ऊपर रखना। ले तुम तो उसे सेव कर रहे हो, जिसका ऊंचा मकान वो ज्यादा रिस्क में। सबसे सेफ कौन है? जो एक फ्लोर के बना के रहते हैं। तो मेरे बेटा यहां पर असली बात पर आ रहा हूं मैं, ये हंसी मजाक से अलग पॉइंट है। यदि किसी को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी भी पड़ जाए तो क्या करे? तो वो अपनी बिल्डिंग के ऊपर बहुत थिक, बहुत हैवी मेटल की रॉड लगाते हैं, इसे बोलते हैं लाइटनिंग रॉड। और उसका दूसरा सिरा कॉपर के मोटे मोटे वायर से अर्थ के अंदर जोड़ देते हैं, अर्थिंग। अच्छा ये बता, यदि बिजली गिरी तो वो बिल्डिंग पे गिरेगी या बिल्डिंग के ऊपर रॉड पे गिरेगी? और रॉड का कनेक्शन बिल्डिंग के साथ है या ग्राउंड के साथ? वो सारे ग्राउंड में चली जाएगी, सेफ रहेंगे। तो यदि कॉलोनी में गलती से ऊंचा मकान बना लिया है तो घबराओ मत, लाइटनिंग रॉड लगा दो, लाइटनिंग रॉड लगा दो। जहां भी ऊंची बिल्डिंग है वहां पर ये प्रोविजन करा ही जाता है, करना भी चाहिए सेफ्टी के लिए। इंडिया में हम लोग थोड़ा सा लापरवाह है, केयरलेस है। अब तो खैर सिस्टम ही खत्म हो गया। आज से मुश्किल से 40 साल पहले तक, 40 साल पहले तक हमारे घरों में केबल कनेक्शन, टाटा स्काई, ये तो कुछ होते ही नहीं थे। इंटरनेट तो छोड़ो, मोबाइल की इन्वेंशन नहीं हुई थी हमारे बचपन में। जब मेरी मैरिज हो गई है उसके 1 साल बाद मोबाइल की इंडिया में पहला मोबाइल आया है, मोटरोला एमयू, एरिक्सन कंपनी का। ये 1.25 किलो का मोबाइल था, खोपड़ी पे मार दिया तो भट्टा खुल जाएगा, लड़ाई के काम आ जाए। तो खैर वो मेन पॉइंट नहीं है, मेन मैं बता रहा हूं। तो यहां पर क्या है, उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ये इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन भी नहीं होते थे। कॉलोनी में एक ही लैंडलाइन फोन था, एक क्या, बाकी सबके यहाँ वो भी नहीं थे। और वो वीआईपी रहते थे, जिसका भी फोन आएगा उन्हीं के आएगा। उनके घर में फोन आए, वो हमें बुला ले तो सब उनके यहाँ स्पेशल खातिरदारी करते थे। घर में कुछ बढ़िया बना तो पहले उनके यहाँ जाएगा, उसके बाद हम खाएंगे। तो यहाँ क्या होता था, पुराने घरों में, पुराने जमाने में घर पे एंटीने लगाए जाते थे। अब तो गांव में कहीं रह गए हो तो रह गए हो,
चल रहे हैं अभी भी, और वहां से वायर आता था घर के अंदर टीवी में। देखे आप लोगों ने? मैं बेकार में अपने को ही बड़ी उम्र का समझता हूं। कहां देखे आप लोगों ने ये? सिंचैन। चलो अब 1 मिनट, समझ में गए? अब ये बताओ कि कितना खतरनाक काम कर रखा था इंसानों ने। बिजली गिर जाए तो पहले बता, लाइटनिंग हो तो वो बिल्डिंग पे गिरेगी या एंटीने पे? चलो जी, एंटीने से ग्राउंड में जाएगी या टीवी में? अजी चार्ज, ये लाखों एम्पियर है, भड़ाक से यूं फट जाता था। तो मेरे ख्याल में अब लाइटनिंग क्यों होती है वो भी समझ में आ गया। लाइटनिंग रॉड क्यों लगाते हैं वो क्लियर हो गया। घरों को, ज्यादा हाइट की बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, वो भी समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल में अब इस पॉइंट को यहां पर एंड किया जाए, और अब मैं आप लोगों को कराऊंगा कल इससे आगे जो हमारे पॉइंट है। एब्सेंट नहीं होगे तो फायदे में रहोगे। कल जो कई सारे यहां बैठे थे, आज सामने बैठ के अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां भी चलता रहेगा, यहां भी चलता रहेगा। तो ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। लेकिन 1 सेकंड रुके रहिए, अभी जरा नेम नोट कर लो, जब तक अटेंडेंस नहीं शुरू हो रही तब तक ऐसे। ओके, बाय बाय।